चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि फ्रांस में मोनार्क सिस्टम का जो बर्बन फैमिली के किंग रूल था वो ख़त्म हो चुका था और कौन आ गया था, लुइस फिलिप जो है उसको ला दिया गया था। अब साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नेशनलिज्म की और लिबरलिज्म की भावना फ्रांस में दौड़ी, वैसे ही ग्रीस में भी ये चीज़ें होने लग गई और उन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो चलिए, तो ग्रीस जो था वो ऑटमैन एम्पायर जो था उसके थ्रू रूल था, मतलब कि उनका रूल था, ऑटमैन एम्पायर का रूल था ग्रीस में, ठीक है। द ग्रीक्स बिगैन देयर फाइट फॉर फ्रीडम इन 1821। उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी 1821 से कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब ऑटमैन एम्पायर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस मूवमेंट में, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनको कहाँ किस किस की हेल्प मिली? एक तो मिली इनको ग्रीक्स लिविंग अब्रॉड, जो ग्रीक्स अब्रॉड रहते थे, मतलब कि जो ग्रीस में नहीं रहते थे लोग, जो कहीं बाहर रहते थे, ठीक है, उनसे हेल्प मिली कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। फिर वेस्टर्न यूरोपियंस हु रिस्पेक्टेड एंशियन ग्रीक कल्चर, मतलब कि जो यूरोपियंस थे, वेस्ट यूरोप में लोग रहते थे ना, उनको उनके मन में काफ़ी भावना थी ग्रीक के लिए कि यार इनका कल्चर बड़ा अच्छा है, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनको हमें ऑटमैन एम्पायर से फ्री करवाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मैनी पोएट्स एंड आर्टिस्ट सपोर्टेड ग्रीक स्ट्रगल। तो पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीक स्ट्रगल को वो किया, सपोर्ट किया। दे कॉल्ड ग्रीस द बर्थ ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने ग्रीक को क्या बोला कि ये एक बर्थ प्लेस है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, और उनके लिए एक सपोर्ट तैयार किया। आगे एक इसी के तर्ज पे एक फेमस पोएट था लॉर्ड बायरन। ये फेमस पोएट जो था उसने पैसे रेज किए बेचारे ने, ताकि वॉर लड़ पाए ग्रीस और उनको आज़ादी मिल पाए, और उसने लास्ट में फिर वॉर लड़ी और फाइनली वो मर गया बेचारा फीवर में 1824 में। फिर एट लास्ट सब खत्म हुआ, ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया। कब? 1832 में इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इस ट्रीटी में आज़ाद हो गया। फिर से रिकैप करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले ऑटमैन एम्पायर के कंट्रोल में था, फिर इन्होंने बेचारों ने ट्राई किया 1821 में पहली बार हम फ्री हो जाएं। इनको किसकी हेल्प मिली होगी? दो जनों की मान लो, एक है ग्रीक्स लिविंग अब्रॉड, जो बाहर रहते थे ग्रीक्स, ठीक है, उनकी, प्लस वेस्ट यूरोपियंस जो लोग थे जो ग्रीक कल्चर को प्यार करते थे, उनकी मिल गई। फिर पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट दिया इनको, और इनको कहा बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला। और फिर फाइनली पोएट्स, एक पोएट जो है लॉर्ड बायरन, वो सामने आया, उसने पैसे जुटाए बेचारे ने, फिर वॉर भी लड़ी, और फाइनली वो मर गया 1824, मतलब 3 साल बाद मर गया। और फाइनली 32 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये 5 पॉइंट्स लिख के आएंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिकैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले आपने पढ़ा कि मोनार्क, पहले तो वहाँ पे लुई 16 था, बहुत ब्रूटल मोनार्क कह सकते हो आप उसको, है ना। उसके बाद ब्रूटल मोनार्क के बाद क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, थोड़ा अच्छा आ गया, मतलब कि सीएम आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कोई सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस हमने किए, मतलब कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए ताकि लोग यूनाइटेड फील करें। फिर आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट साहब, फिर उनका कुछ पॉजिटिव मेजर्स हुए थे और उन्होंने कुछ नेगेटिव मेजर्स लिए थे। फिर अगर आप याद करो हमारी चेन में, तो हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक ईयू मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, याद करो, जिसमें हमने क्या क्या 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो पढ़ा था राइज ऑफ मिडिल क्लास, प्लस राइज ऑफ मिडिल क्लास के अलावा और क्या पढ़ा था हमने, याद करो, एक पढ़ा था लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म। और फिर फाइनली कंजर्वेटिज्म पढ़ा। कंजर्वेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि 1815 में जो हमारा वो था नेपोलियन बोनापार्ट, वो वाटरलू की वॉर हार गया था और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वियना के मेन पॉइंट्स याद करो जल्दी से, कि आसपास, जो फ्रांस के आसपास है, वहाँ पे बाउंड्री बना दी गई थी, यानी कि कंट्रीज़ को मर्ज कर दिया गया था ताकि फ्रांस अपनी पावर एक्सटेंड ना कर सके। किंग कौन बन गया था फिर वहाँ का? नेपोलियन बोनापार्ट तो हट गया होगा, तो लुइस 16 की फैमिली से लुइस 18 आ गया था, बर्बन फैमिली का, उसको किंग बना दिया गया था, और कंजर्वेटिव जो थे वो पावरफुल हो गए थे। फिर हमने पढ़ा कि एट लास्ट बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आए, जैसे गुसिपी मेज़ीनी, उन्होंने आवाज़ उठाई, और फिर फाइनली ये जो लुइस 18 था और चार्ल्स एक और किंग था, उसका रूल ख़त्म हुआ, और कौन आया पावर में? लुइस फिलिप। ये किंग जो था वो बढ़िया था, मैंने बताया था ये किंग बढ़िया बंदा है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का किंग था, मतलब कि ये लोगों की बात सुनता था, ये एब्सोल्यूट किंग नहीं था। बढ़िया हो गया। अब फिर लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा हमने कि जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो उसके बाद ग्रीस को भी जोश चढ़ गया कि हम भी करेंगे आज़ाद, भाई हम भी होंगे आज़ाद, और उन्होंने भी अपने आप को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक टॉपिक है रोमांटिसिज्म।
रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या टॉपिक है, ये एक सिर्फ आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ये क्या आइडियोलॉजी थी कि आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स, जो उनकी मन की फीलिंग्स है, उसको वो दर्शाते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे थ्रू आर्ट्स, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते थे, मतलब कि अपनी भावनाओं को सामने लाते थे यूजिंग इमोशंस। फीलिंग्स को कैसे सामने लाते हैं, यूजिंग आर्ट, ठीक है। आर्ट में पोइट्री, म्यूजिक सब कुछ हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रोमांटिसिज्म वॉज अ आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट था, समझ आ गया, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, लेट 17th सेंचुरी में। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था कि इमोशंस पे फोकस करो, लोगों के फीलिंग्स पे करो बेटा, इमेजिनेशन पे करो, ना कि कोई लॉजिक और रीजनिंग पे। तो लॉजिक रीजनिंग पे इसका फोकस नहीं था, इसका फोकस किस पे था, इमोशन, फीलिंग और इमेजिनेशन पे। क्या हुआ इसमें, आर्ट आर्ट पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प पीपल फील कनेक्टेड। अब जैसे मान लो अगर हम पंजाबी गाने सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि यार हम सब पंजाब से हैं, या फिर अगर हम कोई इंडियन गाने सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि यार हम इंडियन हैं सारे के सारे। तो ये इमोशन बिल्ड करता है और ये क्या करता है, सेंस ऑफ यूनिटी बना के रखता है। आगे, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट फोकस्ड ऑन इमोशन। आर्टिस्ट ने किस पे फोकस किया, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया पॉइंट, इमोशन पे और फीलिंग पे, और लॉजिक और साइंस को परे रख दिया कि भाई लॉजिक साइंस को छोड़ो, हम अपने दिल की बात सुनते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी दिल की बात सुनते हैं, ठीक है। आगे, दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। आगे, फोक सॉन्ग्स बने, पोइट्री बनी, डांसेस बने, ताकि ट्रू स्पिरिट्स ऑफ लोगों की ट्रू स्पिरिट्स है, जो लोग मन से चाहते हैं वो सामने आ सके, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पे फोकस दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकल लैंग्वेज और फोकलोर पे फोकस दिया गया। मतलब अब देखो, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो अगर मैं मान लो अगर मान लो आप इंडिया का कोई आप शहर मान लो, कोई विलेज मान लो, और विलेज के लोग जो हैं वो विलेज की लैंग्वेज बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं उनको इंग्लिश में गाने समझाऊँ, इंग्लिश में गाने सुनाऊँ उनको, तो वो कहेंगे क्या बोल रहा है भाई तू, निकल यहाँ से, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की जो लैंग्वेजेस थी, यूरोप की जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उसमें गाने बनाए गए, उसमें फोकलोर लिखे गए। क्यों, ताकि जो लोकल, जो कॉमन पीपल है उनको समझ आ सके, अच्छा ये हमारे देश की यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं इसके, बहुत मस्त। एक है पोलैंड का, एक है जर्मनी का। देखो रशिया जो है ना, रशिया ने पोलैंड पे ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है, कर लिया, समझ आ गया, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। प्लस साथ में क्या बोला कि तुम रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे, हमने तुम पे कब्जा कर लिया, तुम अपनी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तुम्हें रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, ठीक है। और चर्चेस और स्कूल, बट पीपल यूज इट इन चर्चेस एंड स्कूल एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। बट लोगों ने कहा कि हम नहीं हार मानेंगे। पॉलिश लोगों ने क्या बोला कि हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज जो है, पोलैंड के लोगों ने क्या बोला कि हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो चर्चेस में इस्तेमाल करी, स्कूल्स में इस्तेमाल करी, कि नहीं तुम हमारे पे जितना मर्जी जुल्म करते रहो, हम अपने स्कूल में और चर्चेस में क्या लैंग्वेज बोलेंगे, पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। ये उनका एक तरीका था कि हम तुम्हारी बात को रेजिस्ट करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने फैसले पे अटल खड़े रहेंगे। सेम एक जर्मनी का भी था, जर्मनी का एग्जाम्पल भी था। जो फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको जर्मन का कल्चर देखना है, ठीक है, जर्मन कल्चर अगर आपको सही फील करना है, तो आपको क्या फील अगर आपको करना है तो आपको कॉमन पीपल में ही मिलेगा वो। मतलब समझ नहीं आया। अब ध्यान सुनो, अगर आपको इंडिया का ट्रू कल्चर देखना है, अगर आपको इंडिया का ट्रू कल्चर को एक्सपीरियंस करना है, तो क्या आप रिच सोसाइटी के में वो चीज़ कर पाओगे यार? सोच के बताओ, अगर आप रिच सोसाइटी में जाओगे तो क्या आप इंडिया का कल्चर देख पाओगे? इसमें थोड़ा कल्चर मिसिंग होगा। जो लोकल लेवल के लोग होते हैं, जो बेचारे थोड़े से गरीब होते हैं, वो अपने कल्चर को ज़्यादा निभाते हैं, ठीक है। तो वही बात थी कि अगर ये जो फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, ये कहते थे कि अगर आपको जर्मन का कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो आप किससे, कहाँ पे जाओ, कॉमन पीपल को हम क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, दास वोक। ही बिलीव दैट कलेक्टिंग लोकल ट्रेडिशन एंड यूजिंग लोकल लैंग्वेज हेल्प बिल्ड नेशनल आइडेंटिटी। उनका मानना था कि लोकल ट्रेडिशन और लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आर टॉपिक ऑफ रोमांटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, कल्चरल मूवमेंट था, लोग कनेक्टेड रहे ताकि इसलिए बनाया गया था। आर्टिस्ट ने अपनी इमोशंस और फीलिंग को फोकस किया और अपने लॉजिक वॉजिक को भूल गए वो, ठीक है। और उनको फोक सॉन्ग्स, पोइट्री और डांसेस जो थे वो, उनको ये एक तरीका था लोगों को, ताकि वो अपने ट्रू स्पिरिट्स को दिखा सकें। लोकल लैंग्वेज और फोकलोर का इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाई जाए लोकल लैंग्वेज में। और 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, पोलैंड का और जर्मनी का। पोलैंड का एग्जांपल क्या था कि रशिया जो था, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया और उनको ज़बरदस्ती बोला कि तुम रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे।
बट पॉलिश लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने फिर भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना बरकरार रखा, ठीक है। तो ये सब आपका था रोमांटिसिज्म टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट।